हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में एकदम। तो एक बार फिर से मैं आकाश श्रवण आप सभी का इस बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी को बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और बहुत दिनों तक पढ़ाता रहूंगा फिजिक्स। तो आप सभी का क्लास 9 के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट से बच्चों का स्वागत है फिर से उदय के इस रॉकिंग से बैच में, जहां पर आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत शानदार से टॉपिक। जैसा कि आप मुझे जानते ही हो, ये मेरी फोटो है और मैं हूं आकाश, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का मेंटर, आप सभी का बड़ा भाई, आप सभी का यार, आप सभी का दोस्त। जो प्यार से बोलना चाहे बोल सकते हो, बस पढ़कर जाना, बस सारी नॉलेज लेकर जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई बहुत दिनों से डिमांड थी, बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर 9th का मटेरियल, सर 9th का मटेरियल, 9th का मटेरियल, 9th की क्लासेस, लाइव क्लास, 9th की रिकॉर्डेड क्लास, 9th का लेक्चर चाहिए। लो भाई, सुन ली आपकी बातें, मान ली आपकी बातें, और आप सभी की मांग पर, आप सभी की डिमांड पर, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ये उदय बैच, जहां पर हम पढ़ेंगे क्या, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर के। ध्यान से देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो और बताते रहा करो, चीजें समझ आ रही हैं नहीं। क्योंकि अगर आप बताते रहोगे ना तो भाई हमें भी तो पता लगेगा कि भाई हमारी मेहनत कैसी चल रही है। हमारी मेहनत तो ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चे, क्योंकि आपको एग्जाम में फोड़ना है, आपको एग्जाम में मचाना है। अगर आप भविष्य में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी का सपना देखते हो, अगर आप सोच कर बैठे हो कि नीट जेई के सपने, नीट जेई पढ़ना है हमें, तो अभी से तैयारी चालू हो जाएगी। और ये उदय बैच, सारे बेसिक्स आपके वहीं से बनाए जा रहे हैं बच्चे, सारे बेसिक्स, ये सारे जितने भी बेसिक्स है ना, अगर आपने उदय से पढ़ लिया ना, तो आने वाले सालों में आपके लिए 10th हलवा हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। 11 12 बहुत इजी हो जाएगी। बस कंसंट्रेशन के साथ एक एक बात को सुनते चलना, एक एक बात को समझते चलना। बच्चे क्लास को मूवी की तरह मत देखा करो, कॉपी रखा करो, पेन रखा करो, नोट्स बनाते चला करो साथ में। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लास ले रहा था, ड्यूरिंग मैंने क्लास वीडियो कॉल की है, और ड्यूरिंग वीडियो कॉल पर मैंने चेक किया तो यार सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, एंड दैट वॉज द स्पिरिट, दैट वॉज द मोटिवेशन फॉर मी। इसी से मुझे एनर्जी मिली, और ये एनर्जी मैं उदय बैच में आप लोगों के लिए यूज करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर और ये सारी क्लासेस ऐप पर आप सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है। तो आप सिर्फ वहां पर जाइए, पढ़िए, आपको यही करना है भाई, पढ़ाई करना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान जहां से मिला करे वहां से लिया करो। तो भाई मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का बड़ी, आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स दोस्त। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ नया सा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है गति का दूसरा नियम। डिस्क्लेमर फॉर दिस क्लास, इस क्लास को आप तभी देखें जब आपने लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देख लिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, मतलब इसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, अगर आपने अभी भी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से नहीं देखा है, तो कृपया एक बार लेक्चर नंबर 1 और 2 को ध्यान से देख कर आए। और यदि इस क्लास में सारे के सारे पात्र काल्पनिक हैं, यदि इसका किसी से मिलान होता है, यदि ये घटना, यदि ये कहानी किसी से मिलती है, तो मात्र वो एक सहयोग होगा, और कुछ नहीं बेटा, और कुछ नहीं। तो भाई आप जानते हो, आप जानते हो, आप जानते हो, आप मानते हो, आप सोचते हो, समझते हो, आप पहचानते हो कि आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे आज? फिजिक्स तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे बच्चे गति का दूसरा नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चे? गति का दूसरा नियम। अब बेटा गति का दूसरा नियम पढ़ने से पहले आपको गति का पहला नियम भी तो आना चाहिए। तो पहले जाओ, गति का पहला नियम पढ़कर आओ, और गति का पहला नियम पढ़कर आओ, ध्यान से पढ़ो, मैं आपको सारी चीजें सिखाता जाऊंगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 3 में, गति के दूसरे नियम में। पहले नियम में मैंने आपको जड़त्व पढ़ाया हुआ है, दूसरे नियम में मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है बच्चे? सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। किससे संबंधित? गति के प्रथम नियम से संबंधित सारी बातें पढ़ाई हैं। द्रव्यमान पढ़ाया हुआ है, उसके बाद जड़त्व का कारण पढ़ाया हुआ है, उसके बाद संवेग पढ़ाया हुआ है। अगर आपको वो सारी बातें क्लियर है ना, तो आज आपको गति का दूसरा नियम बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाला है। आज आपको गति के दूसरे नियम में कोई भी डाउट नहीं होगा। बस आप बने रहना, बस आप सुनते रहना, एक एक बात को तेजी में स्किप मत करना, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि गति का दूसरा नियम एक बहुत अच्छा नियम है। इस गति के दूसरे नियम को पढ़ने से पहले आज हम जान लेते हैं कि आज की क्लास का फ्लो क्या होने वाला है, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, हम क्या क्या चीजें सीखने वाले। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे? संवेग। सर संवेग के बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में संवेग के बारे में दोबारा पढ़ेंगे, संवेग के बारे में दोबारा सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? हम न्यूटन के दूसरे, ये आज का टॉपिक ऑफ द डे है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे बल के सूत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? हम बल के सूत्र के बारे में। बेटा देखो,
टॉपिक बहुत इजी है, बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। बस आप एंड तक बने रहना, एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर रखना और सिर्फ इस क्लास को कंसिस्टेंसी से और ईमानदारी के साथ देखना बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत सारी बातें नहीं है आज की क्लास में। मैं आज की क्लास में ढेर सारी भीड़ लगाकर नहीं आया बेटा, सिर्फ मैं आपको दो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और उन दोनों टॉपिक को इस तरह से बनाकर जाना, इस तरह से पढ़कर जाना है, यकीन मानिए कि आप दोबारा अगर उन टॉपिक को पढ़ो ना तो आपको लगे कि यार ये सारी चीजें तो हमें आती हैं। बच्चे देखो, एक नियम बना लो, आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको टॉपिक ऑलरेडी पता होता है, आपको शेड्यूल ऑलरेडी पता होता है। यदि आपको शेड्यूल और यदि आपको टॉपिक पता है ना बेटा, तो उस शेड्यूल और उस टॉपिक को, शेड्यूल तो भाई कैसे पढ़ोगे, उस टॉपिक को एक बार बुक से रीड कर लिया करो। जब आप बुक से, ये आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो बेटा, उस टॉपिक को एक बार बुक से रीड कर लोगे ना तो आधी बातें तो आपके दिमाग में बुक से भर गई। और यहां पर किसी भी टीचर, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो ना बेटा, और यहां पर आकर आप उसे पॉलिश कर लोगे। तो एक रूल बना लो कि लेक्चर अटेंड करने से पहले, चाहे आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो चाहे आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, प्लानर सबके पास रहता है, सबको पता रहता है कि किस दिन कौन सा लेक्चर पूछा जाएगा। तो बिफोर दिस आप याद रखना, एक बार आप उस लेक्चर को, एक बार आप उस क्लास को पहले रिव्यू कर लो। रिव्यू का मतलब पहले उसके बारे में पढ़कर आओ बेटा, जिससे कॉन्सेप्ट आधे आपके वहीं बन जाएंगे ना। यहां पर पॉलिश करना और देखना, दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, दुनिया का ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप ना कर पाओ बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब बच्चे हम बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है बेटा संवेग। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? संवेग। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में संवेग के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि संवेग क्या होता है बेटा, संवेग क्या नहीं होता। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में जानकारी के साथ, सबूतों और गवाहों के साथ सारी बातें पढ़ाई हुई हैं। बस आप देखते चलना आज की क्लास। आज आपको मैं संवेग के बारे में और बातें बताता हूं। अब पहली बात, संवेग को अंग्रेजी में कहा जाता है मोमेंटम। क्या संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे? मोमेंटम। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? मोमेंटम, ठीक है। संवेग को अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चे मोमेंटम। अब एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, जिन साइंटिस्ट का नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है बच्चे? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने मोमेंटम के बारे में कुछ बातें बोली हैं। वैसे मैं इन बातों को पहली क्लास में रिवाइज करा चुका हूं, पहले मैं आपको सारी की सारी बातें बता चुका हूं। मोमेंटम को पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको कहीं पी लिखा दिख जाए तो पी फॉर पैरोट नहीं होता, हर जगह पी फॉर पैरट नहीं होता। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पी से। अब बच्चे देखो, मोमेंटम बेसिकली है क्या? अब मोमेंटम आप तभी लगा पाओगे जब वस्तु गतिशील होगी। यदि आप मोमेंटम की बात करो, यदि आप संवेग की बात करो ना बेटा, तो एक बात याद रखना कि वस्तु गतिशील है। अगर मोमेंटम, अगर संवेग बोल दिया ना, तो याद रखना वो वस्तु गतिशील तो होगी। मतलब वस्तु आराम में नहीं होगी, वस्तु आराम नहीं कर रही होगी, वस्तु गति कर रही होगी। वस्तु क्या कर रही होगी बच्चे? गति। अगर मोमेंटम सीखना है, अगर संवेग सीखना है, तो पहली बात याद रखो कि वस्तु किस में होगी? गति में। अब गति में होगी तो उस वस्तु की गति की माप, उस वस्तु में कितनी गति निहित है, उस वस्तु में कितनी गति निहित है, उस वस्तु में कितना मोशन है, उस वस्तु में कितना मोशन है, उस मोशन की माप क्या कहलाएगी बच्चे? संवेग। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। अब आप संवेग को कैसे, भाई एक बालक है, ये बालक दौड़ रहा है, ये बालक दौड़ रहा है कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। और एक और बालक है जो दौड़ रहा है कितनी गति से बच्चे? ये दौड़ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मैं मानता हूं कि ये स्पीड दौड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल मानने में क्या, हम तो 1000 किलोमीटर मान लें, मानने में क्या जा रहा है। तो अब मुझे बताइए इन दोनों में से किसका संवेग ज्यादा होगा? तो आपका जवाब है इस दूसरे वाले का। क्यों? क्योंकि इसका वेग ज्यादा है, इसका वेग ज्यादा बच्चे। तो अच्छा, इसका संवेग ज्यादा हुआ अर्थात इसमें गति ज्यादा हुई। इसमें क्या ज्यादा हुई बच्चे? गति। तो संवेग, पहली बात तो डिपेंड करता है, संवेग मतलब मोमेंटम, ये डिपेंड करता है वेग पर। यदि वेग का मान बढ़ेगा ना बच्चे, तो वस्तु का संवेग भी बढ़ता जाएगा। क्या बोला बच्चे? यदि वेग का मान बढ़ेगा ना, तो वस्तु का संवेग भी क्या होता जाएगा बच्चे? बढ़ता जाएगा। यदि वेग का मान, मान लो एक साइकिल चलती आ रही है यार, बड़े मजे से साइकिल चलाते आ रहे हो, 5 की स्पीड से चलाओगे, 10 की से 15 की चलाओगे, 20 की स्पीड से चलाओगे, इससे तेज थोड़ी चला पाओगे। 25 की स्पीड से चला लोगे, इससे तेज क्या चलाओगे? तो मान लो एक साइकिल चलती हुई आ रही है। अब वो साइकिल जब चलती हुई आ रही है ना, तो उसका वेग आप अपने दिमाग में रख दो। और दूसरी तरफ एक बुलेट चलती हुई आ रही है, एक गाड़ी चलती हुई आ रही है 150 की स्पीड से।
अब मुझे बताओ किसका संवेग ज्यादा होगा, किस में गति ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे उस बुलेट में, उस गाड़ी में जो 150 की स्पीड से चलती आ रही है, जो 150 की स्पीड से चलती आ रही है, उसके पास ज्यादा गति होगी। अब जिसके पास ज्यादा गति ना, उसके पास ज्यादा संवेग, जिसके पास ज्यादा गति ना, उसके पास ज्यादा संवेग। ठीक है, तो बच्चे संवेग पूरी तरह से निर्भर करता है किस पर बच्चे? वेग पर। अधिक वेग अर्थात अधिक संवेग, अधिक वेग अर्थात अधिक संवेग, अधिक वेग अर्थात अधिक संवेग। अब बच्चे दूसरी बात, मान लो भाई एक ट्रक, मुझे ट्रक बनाना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, मान लो एक ट्रक है, ठीक है, एक लॉरी है, इस लॉरी पर बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है, बक्सा मतलब कुछ सामान है, ये लो सुंदर सा ट्रक, ठीक, ये सुंदर सा ट्रक आ रहा है और हमारे अंदर अचानक से आयरन मैन आ जाता है, बड़े बड़े टायर वाला हमारे अंदर अचानक से आयरन मैन आ जाता है और हम चले जाते हैं, ट्रक हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है, ट्रक हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, और हम चले जाते हैं इसको रोकने के लिए। अच्छा, इसके पास गति है, इसके पास गति, और हम चले जाते हैं इसे रोकने के लिए। क्या रोक पाओगे? क्या रोक पाओगे? नहीं। क्या रोक पाओगे? नहीं, ये हमें रोक देगा, हमें पहुंचा देगा अपनी मंजिल तक। अच्छा, इसके विपरीत मान लो एक साइकिल है, मान लो एक प्यारी सी साइकिल है, ठीक है, एक प्यारी सी साइकिल है, ये साइकिल चलती हुई आ रही है आपकी तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्या आप इसे रोक लोगे? हाँ सर, आराम से रोक लेंगे, आराम से रोक लेंगे, क्योंकि ये तो साइकिल, ये तो हल्की फुल्की चीज है और ये भारी है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का वेग सेम है, लेकिन इसके बावजूद किसमें ज्यादा गति है, किसमें ज्यादा मोशन है? तो आप बोलोगे ट्रक में, आप बोलोगे किसमें? ट्रक में। तो अर्थात संवेग दूसरी एक और वस्तु है, दूसरी एक और मात्रा है, उस मात्रा पर भी निर्भर करता है, और उस मात्रा का नाम क्या है बच्चे? उस मात्रा का नाम क्या है बच्चे? मोमेंट। उसका मात्रा का नाम क्या है बच्चे? मास, द्रव्यमान। तो बच्चे संवेग दो मात्राओं पर निर्भर करता है, पहला किस पर निर्भर करता है बच्चे? द्रव्यमान पर, दूसरा निर्भर किस पर करता है बच्चे? वेग पर। तो संवेग क्या हुआ? संवेग का सूत्र हम यहां से निकालते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी, संवेग मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू द्रव्यमान, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू द्रव्यमान। तो P का मतलब क्या है यहां पर बेटा? संवेग। P का मतलब क्या है बच्चे यहां पर? संवेग, संवेग। M का मतलब क्या है बच्चे? द्रव्यमान, ठीक है, M का मतलब क्या है बच्चे यहां पर? द्रव्यमान, ठीक, और गुणा में V का मतलब क्या है बच्चे? वेग। तो संवेग का सूत्र हमें मिल जाता है। वैसे इन सारी बातों को मैं लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, सारी बातें आपको सबूत और गवाहों के साथ वहां पर बताई गई थी। अब बच्चे देखना, संवेग डिपेंड करता है वेग पर। संवेग किस पर डिपेंड करता है बच्चे? वेग पर। संवेग किस पर डिपेंड करता है बच्चे? वेग पर। अब वेग एक सदिश राशि है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है बच्चे? सदिश, हमेशा दिशा चाहिए होती है। तो संवेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। कौन सी क्वांटिटी हुई बच्चे? सदिश राशि हुई। संवेग भी एक कौन सी राशि हुई बच्चे? सदिश राशि हुई। कैसी राशि हुई बच्चे? सदिश राशि हुई। संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक है। अच्छा, संवेग का मात्रक, मात्रक के बारे में भी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। संवेग का जो मात्रक होता है ना बेटा, संवेग का जो मात्रक होता है, ये मात्रक होता है, देखो बेटा, द्रव्यमान का मात्रक केजी, ठीक है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया बच्चे? केजी मीटर प्रति सेकंड। बेटा इन सारी बातों को याद रखना। अच्छा सुनना ध्यान से, अच्छा सुनना ध्यान से, यदि वेग का मान बढ़ता है तो संवेग का मान भी बढ़ेगा, यदि वेग का मान बढ़ता है तो संवेग का मान भी बढ़ेगा, यदि द्रव्यमान का मान बढ़ता है तो संवेग का मान भी बढ़ेगा। दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यदि वेग का मान बढ़ेगा तो संवेग का मान भी बढ़ेगा, यदि द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो भी संवेग का मान बढ़ेगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यदि आपको द्रव्यमान बढ़ाना है तो संवेग स्वयं बढ़ जाएगा, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा तो संवेग खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब आपको परिभाषा कैसी लिखना है, अब आपको एग्जाम में परिभाषा कैसी लिखना है। अब जो सर आइजैक न्यूटन थे ना, आइजैक न्यूटन सर ने जो कि संवेग के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने परिभाषा दी कि किसी भी वस्तु में निहित गति की मात्रा को संवेग कहते हैं, और हम इसे साधारण शब्दों में कह देते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जिस वस्तु का वेग ज्यादा होगा मतलब उसकी गति ज्यादा होगी, उसकी गति ज्यादा हुई, उसकी चाल ज्यादा हुई, अर्थात उसका संवेग भी ज्यादा होगा। अब जी किसी भी वस्तु में निहित वेग, किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को संवेग कहते हैं। अब अच्छा देखो, संवेग का जो सूत्र द्रव्यमान गुणा वेग होता है, अंग्रेजी में इसे मोमेंटम कहते हैं, इसी वजह से पी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चे। इसका मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड होता है बेटा। ध्यान से देखना, यदि ये दो बातें याद रखना,
यदि वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, याद रखना। यदि वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, और यदि 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 द्रव्यमान बढ़ेगा ना तो बेटा संवेग भी बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला जो लॉ है ना वो पूरी तरह से संवेग पर निर्भर है। अगर आपको संवेग समझ आया ना तो ही आप इस लॉ के बारे में सही सीख पाओगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये क्लियर है, अगर आपको ये क्लियर है तो लिख देना कि ऑल क्लियर। ठीक है, एसी लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा संवेग के बारे में आपको सारी बातें पता है। ठीक है, अब कोई ना चलता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूटन के प्रथम नियम की तरफ। वैसे ये सारी बातें आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो भाई आज हम बढ़ते हैं, अच्छा बड़ा अच्छा लॉ है, जड़त्व का नियम। मतलब न्यूटन का प्रथम नियम कौन बताया था? न्यूटन का प्रथम नियम कौन बताया था? क्या आइजैक न्यूटन ने बताया था? क्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था? क्या जॉन डॉल्टन ने बताया था? या फिर स्टीफन हॉकिंस ने बताया? तो इसका आंसर है आइजैक न्यूटन ने बताया था। बेटा न्यूटन सर जो थे ना, सर आइजैक न्यूटन जो थे ना, इन्होंने न्यूटन से संबंधित, न्यूटन की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम मैंने पहली क्लास में पढ़ाया हुआ, दूसरा नियम आज हम पढ़ेंगे, और तीसरा नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब बच्चे देखो, जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया। किसने दिया बच्चे? आइजैक न्यूटन ने दिया। और ये आइजैक न्यूटन सर ने एक बुक भी लिखी थी इन नियम के आधारित पर। और ये जो नियम है ना इस संसार में हर जगह एप्लीकेबल है, यहाँ पर, वहाँ पर, इधर उधर, आसमान में, अंतरिक्ष में, दूसरे ग्रह पर, हर जगह ये नियम वैलिड है। तो ये न्यूटन के 3 नियम थे और इनका नाम ही न्यूटन के 3 नियम है। तो इन्हें सर आइजैक न्यूटन ने बनाया था। इन आइजैक न्यूटन ने इन्हें खोजा था और इनसे संबंधित कुछ बातें हमें बताएं जिन्हें हम न्यूटन के 3 नियमों के नाम से जानते हैं। आज हम उन नियमों के बारे में एक 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 करके बात करेंगे। बेटा देखना, सिर्फ 2 नियम करेंगे आज हम बातों में, उसके बाद आगे। ठीक है, अब अच्छे सुनना, पहली लाइन, मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूं गति के नियम को। बेटा देखो, नियम में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि यहां थ्योरी लिखी होती, यदि हम किसी थ्योरी की बात कर रहे थे ना तो हम थ्योरी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बात करते हैं ना नियम की तो हम नियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है सुनना, मैं पहले अपनी भाषा में बताता हूं और मैं बोलूंगा, आपको मैं समय दूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करना, बोलिएगा, मैं आपको समय भी दूंगा। ठीक है, आप लेक्चर देख रहे हो ना, आप सुनना। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी। बोलिए, आप बोलिए, बोलिए फिर से। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी। हाँ बोला आपने। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी। मेरे साथ बोलिएगा, मैं आपको समय भी दे रहा हूं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी। ठीक है, अभी मैं इतना पढ़ा रहा हूं, अभी मैं इतना पढ़ा रहा हूं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। यह है नियम का पहला हिस्सा। ये नियम का कौन सा हिस्सा है बच्चे? पहला भाग। ये क्या बोलता है? मतलब कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान, मतलब कोई चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, हमेशा चलती रहेगी। ये आप ये मार्कर को फेंक रहे हो, ये ऊपर जा, अगर हम प्रतिरोध को शून्य मान लें, अगर हम वायु प्रतिरोध को शून्य मान लें तो बच्चे ये नियम हर जगह वैलिड होते हैं। अगर हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, कब तक जाता रहेगा? अनंत काल तक। ठीक है, नेचुरल वाइब्रेशन जो होते हैं उसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो करते हैं वो। ठीक है, तो बच्चों देखो, गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है ना तो वो रुकी रहेगी। कब तक? कब तक? और ऐसा क्यों? पहली बात तो यदि कोई वस्तु आराम में है तो आराम करती रहेगी। कारण क्या है? वो नहीं चाहती कि गति से वस्तु विराम में आए या विराम से वस्तु गति में आए। कारण क्या है? उसके अंदर जिद है, और वो जिद क्या कहलाती है? जड़त्व। तो इस नियम का पहला हिस्सा, पहला भाग जो है किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? जड़त्व को प्रदर्शित करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? जड़त्व को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बच्चे? जड़त्व को प्रदर्शित करता है। अब बच्चे इसके आगे का नियम पढ़ते हैं। मतलब गति से विराम में आने के लिए, विराम से गति में आने के लिए विरोध होता है, और वो विरोध क्या कहलाता है? जड़त्व। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा, कब तक वो वस्तु गतिमान रहेगी? कब तक वो वस्तु विराम में रहेगी? या बोल रहा है ना नियम के, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी। कब तक? कब तक? कब तक? कब तक? तो इसको बताने के लिए हमें इस नियम का दूसरा हिस्सा पढ़ना पड़ेगा कि ये जब तक रहेगी जब तक हम उस पर क्या ना लगाएं बच्चे? बाह्य बल ना लगाएं। उदाहरण के लिए मान लो ये एक सरफेस पर मैं एक डब्बा रखकर चला जाऊं। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर
ये एक सरफेस है बेटा, देखो अच्छे से बना देते हैं अपन। ये रहा एक सरफेस, ठीक, ये रहा एक सरफेस। इस सरफेस पर अपन यहाँ पर एक डब्बा रख देते हैं, ट्राइंगुलर वाला डब्बा रख देते हैं। लो एक डब्बा रख दिया, ठीक, ये ट्राइंगल शेप का एक डब्बा रख दिया जो थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है, ठीक, ये डब्बा रख दिया। अब ये डब्बा क्या कर रहा है, आराम कब तक करेगा, कब तक करेगा, करता रहेगा। कब तक करेगा, जब तक मैं जाके उसको धक्का ना लगाऊं। ये रखा है तो रखा ही रहेगा, ये रखा है तो रखा ही रहेगा। कब तक रखा रहेगा, जब तक मैं जाकर इस पर धक्का ना लगाऊं। तो यहां पर बातें कुछ ऐसी हैं, बातें कुछ ऐसी हैं बेटा कि गति का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो किसी भी हाल में खुद ब खुद वो गति में नहीं आएगी, और यदि वस्तु गतिमान है तो वो खुद ब खुद विराम में नहीं आएगी। तो बच्चे इस नियम का पहला भाग जड़त्व को दिखाता है, इसी कारण से इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चे, इसी कारण से इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। और इस नियम का दूसरा भाग, इस नियम का दूसरा भाग बेटा देखो, ये सारी बातें आपको 11th क्लास में भी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन 11 से पहले मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, याद रखोगे आप सब, ठीक है। अब इसका दूसरा हिस्सा बता रहे कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। अच्छा, जैसी बल लगाओगे वो गति से विराम में आ जाएगा। क्या 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 क्या, जैसी बल लगाओगे वो गति से विराम में आ जाएगा। ये डब्बा पड़ा रहेगा, आपने इस पर धक्का लगा दिया तो ये गिरकर इधर आ जाएगा। तो मैंने बल लगाया तो ये गति से किस में आ गया, विराम में। मैंने बल लगाया तो ये गति से किस में आ गया बच्चे, विराम में। या फिर कोई वस्तु विराम में ना तो बल की वजह से क्या आ जाती है, गति में आ जाती है। अर्थात बल क्या है, बल वो गुण है जो कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, जब तक, देखो क्लियर बोला यहां पर, जब तक मतलब आप जब तक बल नहीं लगाओगे ना, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब आप जब तक बल नहीं लगाओगे ना तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे ही आपने बल लगा दिया ना बेटा, जैसे ही आपने बल लगा दिया ना तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन स्वतः कर लेगा, खुद ब खुद कर लेगा बेटा। और यही गति का प्रथम नियम है। तो अगर हम गति के प्रथम नियम की बात करें तो गति का प्रथम नियम हमें दो बातें बताता है। पहली बात बताता है जड़त्व की, कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी। और इसका दूसरा हिस्सा बताता है, क्या बताता है बच्चे, इसका दूसरा हिस्सा बताता है कि तब तक रहेगी जब तक बल ना लगाया जाए। अर्थात ये जो नियम है ना, दो चीजों को डिफाइन करता है। पहला हिस्सा जड़त्व को डिफाइन करता है और इसका दूसरा हिस्सा डिफाइन करता है बल को। दूसरा हिस्सा किसे डिफाइन करता है बच्चे, बल को, ठीक है। तो बच्चे इस नियम का पहला हिस्सा जड़त्व को डिफाइन करता है और दूसरा हिस्सा किसे डिफाइन करता है बच्चे, बल को। सुनना शब्दों को मेरे ध्यान से, बहुत मजेदार है। तो पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या नियम परिभाषा मिली कि बल क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स क्या है, एक बाह्य गुण है जो कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जैसे ही बल लगाओगे भाई, विराम से किस में आ जाएगी, गति में, या फिर गति से किस में आ जाएगी, विराम में। तो बल क्या है, बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। पहले नियम का काम खत्म। पहला नियम ये बताकर शांत हो जाता है, पहला नियम यहीं रुक जाता है। तो गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है यार, विराम में रहेगी यार, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान, जड़त्व के कारण। और इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि बल ही है जो गतिमान को विराम में या विराम को गति में ला सकता है। अधिक जानकारी के लिए लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देखना, मैंने बल को अच्छी तरह से डिफाइन करा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बल की परिभाषा कौन देता है, तो बल की परिभाषा देता है न्यूटन का प्रथम नियम। तो ना, बल की परिभाषा कौन देता है, बल की परिभाषा देता है न्यूटन का प्रथम नियम। और अगर आपसे पूछे, शब्दों को सुनना बेटा, अगर आपसे पूछे कि बल का फॉर्मूला कौन देता है, बल का परिमाण कौन देता है, तो बल का परिमाण देता है न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। आप किसी से भी बहस सकते हो इस बारे में, आप किसी से भी लड़ सकते हो इस बात पर, आप किसी से भी बात कर सकते हो इस बारे में। ये सबूत हैं, ये गवाह हैं सारी बातों को लेकर, सारे सबूत आपके सामने है कि कैसे आप बल को डिफाइन कर रहे हो, कैसे आप बल को बता रहे हो, कैसे आप बल को समझा रहे हो। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता, जड़त्व भी बता रहा है और बल भी बता रहा है। और गति का दूसरा नियम जो कि हम पढ़ने वाले हैं बेटा, गति का दूसरा नियम हमें बताएगा बल का सूत्र। क्या बताएगा बच्चे हमें, बल का सूत्र, ठीक है। तो न्यूटन साहब को ऐसे ही कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, सर आइजैक न्यूटन कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। पूरा संसार उन्हें इतने अच्छे से जानता है। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने बल से संबंधित बहुत सारी बातें बताई। जैसे आपको पता है गुरुत्वीय बल की खोज उन्होंने की थी। गुरुत्वीय बल ऑलरेडी प्रेजेंट था इस संसार में, गुरुत्वीय बल की खोज आपने कहानी सुनी होगी, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ एक क्लास से बाहर निकाल दिया था उन्हें। जैसे उन्हें क्लास से बाहर निकला वो जाके बैठ गए पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर से एप्पल गिर गया। जैसे ही एप्पल उनके सर पे गिरा
उन्होंने सोचा एप्पल नीचे क्यों गिरा, वहां से उन्होंने शुरुआत करी थी गुरुत्वीय बल की खोज करने की। ठीक है बेटा, अब गुरुत्वीय बल की खोज करते करते उन्होंने अपने नियम बनाए और प्रथम नियम से परिभाषा मिली बल की, और द्वितीय नियम से बच्चे क्या मिलता है, उस वस्तु पर लगने वाले बल का मान। बेटा सुनना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना। मैं आपको ये एक बार नियम पढ़ के दिखा रहा हूं, उसके बाद इसको समझाऊंगा। पहले एक बार पढ़ते हैं अपन, क्या कहता है नियम। नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर, ये अलग तरीके से लिखते हैं अपन, यदि किसी वस्तु पर, ठीक है, ये देखो बेटा ऐसा लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दिख रहा है बेटा, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाता है तो रेखीय संवेग आपको वर्ड, संवेग जैसी वर्ड याद आए ना तो आपको सूत्र दिमाग में आ जाना चाहिए, P = mv। अब हम थोड़ी देर बल से, संवेग से बातें कुछ समझते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ट्रेन है, ये रही ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन के टायर बनाते हैं अपन बेटा। ठीक है, ये ट्रेन का एक टायर, ये ट्रेन का दूसरा टायर, ये इस बोर्ड पे चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, और खिड़कियां बनाते हैं अपन ट्रेन की। लो भाई, ट्रायंगुलर खिड़कियां वाली ट्रेन, एक ट्रायंगुलर खिड़की और दूसरी ट्रायंगुलर खिड़की और ये तीसरी ट्रायंगुलर खिड़की, ये रही एक ट्रेन। ठीक है बच्चे, देखना ध्यान से, ये ट्रेन क्या कर रही है, आराम। अगर ये आराम कर रही है, ठीक है सुनना ध्यान से, अगर ये आराम कर रही है तो उसका प्रारंभिक संवेग हमें निकालना है। ठीक है बेटा, अगर ये आराम कर रही है ना तो उसका प्रारंभिक संवेग हमको निकालना है। और संवेग का सूत्र क्या होता है बच्चे, प्रारंभिक संवेग, संवेग कोई भी हो आप हमेशा एक ही सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या होता है बच्चे, सूत्र क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। अब ये भाई ट्रेन, माना कि अच्छी नहीं बनी है ट्रेन नहीं हो तो कुछ और ही लग रहा है लेकिन ठीक है भाई, अच्छी ट्रेन है यार, देख लो मेरी ड्राइंग ऐसी है। ठीक है, तो भाई प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। मैं इसकी वेलोसिटी को नाम दे रहा हूं 1। ठीक है, अब मुझ में पावर आ गई, मुझ में एनर्जी आ गई। मैं ना मानू, मैं तो इस ट्रेन को धक्का लगा के रहूंगा, मैं तो इस ट्रेन को चला कर रहूंगा। मैं जैसे इस ट्रेन को चलाऊंगा ना बच्चे, तो मुझे बहुत सारे बल इस पर लगाना पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेंगे बच्चे, बहुत सारे बल इस पर लगाना पड़ेंगे। और ये बल लगा दिए बच्चे हमने F। कितने बल लगा दिए बच्चे हमने, जैसे ही मैंने बल लगाए ना F, मान लो मुझ में पावर आ गई भाई, शक्ति आ गई, मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैं इस ट्रेन को बढ़ाने लगा, इस ट्रेन को मैं धक्का लगाने लगा। तो जैसे ही मैंने ट्रेन बढ़ाई ना बेटा, बच्चे, तो ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ने लगी। ये ट्रेन कहां बढ़ने लगी कि आगे की तरफ बढ़ने लगी। और इस ट्रेन का संवेग बदल गया। क्यों बदल गया संवेग, क्योंकि इस ट्रेन का वेग बदल गया। ये पहले ट्रेन रुकी हुई थी तो इसका वेग कुछ कम था, मानो 0 था या कुछ भी था, अभी आप मान लो वेग कम था। अब मैंने इस पर बल लगाया, क्या लगाया बच्चे, बल लगाया। सुनना, यहां से नियम शुरू होता है। प्रारंभिक संवेग कुछ था तो मैंने क्या लगाया बच्चे, उस पर बल लगाया। क्या लगाया बच्चे, उस पर बल लगाया। और जैसे ही मैंने उस पर बल लगाया, उसका संवेग बदला। तो जो संवेग बदला वो क्या कहलाएगा बच्चे, अंतिम संवेग। ठीक है, वो क्या कहलाएगा बच्चे, अंतिम संवेग। ठीक है बेटा, और यदि मैं इस पर बल लगाता हूं तो क्या मिल जाता है मुझे, अंतिम संवेग। तो द्रव्यमान तो इसका नियत है, जो पहले था वही का भी रहेगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बच्चे, v2। तो यहां बल ने क्या किया, प्रारंभिक संवेग, मतलब पहले भाई कुछ ना कुछ वेग था, और वेग जहां होगा आपको मैंने सिखाया है उसका में संवेग तो होगा। तो ट्रेन आराम कर रही थी, ट्रेन जब आराम कर रही थी तो उसके पास कुछ ना कुछ, मतलब चाहे संवेग 0 हो लेकिन कुछ ना कुछ संवेग था। जब मैंने धक्का लगाया तो उसका संवेग क्या हो गया भाई, बढ़ गया। उसका संवेग क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, किसने बढ़ाया संवेग, बल ने। किसने बढ़ाया, और उदाहरण लेते हैं भाई, मैं नहीं मानू, मैं तो बहुत शरारती हूं। ठीक, मेरे को तो खेलना है फुटबॉल, तो मैं खेलूंगा फुटबॉल। ये लो भाई, व्हाइट कलर की फुटबॉल, ये रही व्हाइट कलर की फुटबॉल। ये फुटबॉल किसी दिशा में जा रही है, और इसका प्रारंभिक वेग है u1। ठीक है, क्या है बच्चे, प्रारंभिक वेग है u1। ये किसी दिशा में जा रही है तो इसका संवेग क्या हो जाएगा बच्चे, mu1, जहां पर m का मतलब क्या है, इसका द्रव्यमान। भाई कुछ ना कुछ मास तो होगा ना इसके अंदर, तो m क्या है बच्चे, इसका द्रव्यमान। m क्या है इसका द्रव्यमान, और u क्या है इसका प्रारंभिक।
मैं ना मानूं, मैंने तो लगाई है किक, मैंने तो लगाई है किक। तो जैसे ही मैंने किक मारी ना, तो ये बॉल बच्चा कहां चली गई? आगे चली गई। कैसे चली गई? कैसे चली गई? याद करो, मेरे अंदर पावर आ गई थी, मेरे अंदर पावर आ गई थी, तो मैंने लगा दिया बल। अब मुझे बताओ, ये पावर ने इसकी गति को बढ़ा दिया, और इसकी गति को बढ़ाकर क्या कर दिया बच्चे? v2। इसकी गति को बढ़ाकर क्या कर दिया बच्चे? v2। तो इसका संवेग क्या हो गया? p2। और संवेग अब क्या हो गया बच्चे? mv2। अर्थात 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 सुनना मेरे शब्दों को, बल लगाने के पहले संवेग कुछ और था, बल लगाने के बाद संवेग कुछ और है। फिर से कैसे संवेग बदल रहा है? क्योंकि वेग बदल रहा है, और वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा। यही तो नियम है। कहता है कि अगर आप बल लगाओगे तो संवेग में परिवर्तन होगा। क्या बोला बच्चे? बल लगाओगे तो संवेग में क्या होगा बच्चे? परिवर्तन होगा। बल लगाओगे तो संवेग में क्या होगा बच्चे? परिवर्तन होगा। याद रखना, ये नियम है। अभी मैं नियम की गहराई में नहीं पहुंचाऊं, अभी मैं नियम की गहराई में नहीं पहुंचाऊं। तो बल से क्या बोला बच्चे? बल क्या करता है? संवेग में परिवर्तन। बल क्या करता है बच्चे? संवेग में परिवर्तन करता है, अर्थात मोमेंटम में परिवर्तन करता है। बल क्या करता है बच्चे? संवेग में परिवर्तन करता है। संवेग में क्या करता है बच्चे? परिवर्तन करता है। याद रखना, अभी मैं अभी न्यूटन के द्वितीय नियम के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। मैं आपको नियम ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बस आप याद रखना, यदि आपने बल लगाया तो संवेग में क्या होगा? परिवर्तन। यदि आपने बल लगाया, संवेग बढ़ सकता है, अरे यार कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे अंदर तो पावर आ गई, मैं ना मानूं, मैं तो उस ट्रेन को रोक कर दिखाऊंगा। तो ट्रेन चलती आ रही थी मेरी तरफ, उसके पास वेग था, उसके पास क्या था? वेग था। अगर उस ट्रेन के पास वेग था तो उसके पास संवेग भी तो होगा। जिस वस्तु के पास वेग होगा उस वस्तु के पास संवेग अवश्य होगा। ठीक है बच्चे? तो उसके पास संवेग भी तो होगा। और यदि संवेग है तो मैंने उस ट्रेन को रोक लिया। कैसे रोका? बल लगाकर। तो उसका संवेग कम हो गया, तो मतलब संवेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। संवेग में क्या हो गया बच्चे? परिवर्तन हो गया। अर्थात बल क्या करता है? बल करता है संवेग में परिवर्तन। अर्थात बल क्या करता है? संवेग में परिवर्तन। अर्थात बल क्या करता है? संवेग में परिवर्तन। संवेग बढ़ा भी सकता है, संवेग कम भी कर सकता है। हमें बढ़ने और कम होने का कॉन्सेप्ट अभी साइड में रखना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बल क्या करता है? संवेग में परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब भाई मैंने इमेजिन मैं यहां पर 3D वो इमेज अगर बना सकता तो मैं आपको बताता। मेरे पास ट्रेन चलती हुई आ रही है, मैंने बल लगाया, मैंने अपनी तरफ से बल लगाया, तो ये ट्रेन की पावर, यार मैं कहाँ, वो तो मजाक कर रहा था, मेरे में पावर आ गई। तो ये ट्रेन मेरी तरफ चलती हुई आ रही है, मैंने बल लगाया, लेकिन ट्रेन मुझे, कुछ तो बल लगाऊंगा जिससे ट्रेन की गति थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। अच्छा यार, मैं ट्रेन आ रही थी मेरी तरफ, तो ट्रेन के पास संवेग था, कुछ ना कुछ मोमेंटम था, और वो मोमेंटम से ट्रेन मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी। मैंने लगाया कुछ ना कुछ बल, तो ट्रेन की गति धीरे हो गई। ट्रेन की गति क्या हो गई? धीरे हो गई। यार मैं खुश नहीं हुआ, मैंने और बल लगाया, ट्रेन की गति और धीरे हो गई। अर्थात मैंने बल बढ़ाया तो ट्रेन की गति और धीरे हो गई, अर्थात संवेग और कम हो गया। यही है नियम, यही है नियम। अगर आपने ये बात सुन ली ना, तो आपको नियम समझ आ गया। भाई ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल पर मैं ज्यादा तेज लात मारूंगा, ज्यादा तेज किक करूंगा, तो ये ज्यादा तेज गति से जाएगी। अर्थात क्या बच्चे? इसका संवेग और ज्यादा बढ़ जाएगा, संवेग और ज्यादा। तो बल भी तो यही है कि जितना तू बल लगाएगा, नियम भी तो यही है बेटा, जितना तू बल लगाएगा उतना संवेग में परिवर्तन होगा बेटा। नियम भी यही कहता है कि तू जितना बल लगाएगा ना, उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। अर्थात 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 अब हम चलते हैं नियम पर, अब हम चलते हैं नियम पर। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि किसी वस्तु पर यदि आपने बल लगाया, किसी वस्तु पर आपने क्या लगाया बच्चे? बल लगाया हो। ठीक है बेटा, देखना नियम, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, तो मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं बल। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन, अर्थात संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, है ना। किसी वस्तु पर हमने क्या लगाया बच्चे? बल, तो वो बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दर मतलब समय के सापेक्ष उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके समानुपाती होता है। यही तो भाई, यही तो नियम है कि भाई बल संवेग में परिवर्तन करता है, और ये पूरी तरह से निर्भर करता है समय पर।
ठीक है बच्चे, देखो जितना कम समय में आप संवेग में परिवर्तन कर लोगे उतना ज्यादा आपका बल हो। मैंने ट्रेन को पहले रोका था तो मैंने कम बल लगाया, तो मैंने ज्यादा बल लगा दिया तो संवेग में परिवर्तन कम समय में ज्यादा हो गया था। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि बल जो है ना समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। दर मतलब रेट मतलब जो भी वस्तु समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है ना बच्चे, उसे उसकी रेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए भाई टमाटर देख लो, 200 रुपए किलो है टमाटर, आज 200 रुपए किलो है, एक महीना पहले 10 रुपए किलो थे। तो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो हर वो वस्तु जो समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है वो उसकी क्या कहलाती है बच्चे? दर। बच्चा ये सारी चीजें क्लियर है ना? अगर आपको नियम, मैं सिर्फ नियम की बात करूं, अगर आपको सिर्फ नियम समझ आया है, नियम में क्या हो रहा है, नियम में सूत्र कैसे आया, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना, अगर आपको नियम समझ आया है तो बातें बताना, सिर्फ लिख देना कि हाँ सर नियम समझ आया। उसके बाद कैसे आएगा अभी और बताते हैं। चलो, बल जो है ना संवेग में परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है उसके समानुपाती होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और उदाहरण के साथ, ठीक है। मान लो यहां पर एक वस्तु है, ठीक है। कैसी वस्तु है बच्चे? कैसी भी वस्तु मान लो, यहां पर ये एक वस्तु है, ठीक। यहां पर एक वस्तु, ये रही एक वस्तु, इसका द्रव्यमान कितना है बच्चे? m। कितना है बच्चे? द्रव्यमान कितना है? m। ये वस्तु इस दिशा में u वेग से चल रही है, ठीक है। कितने वेग से चल रही है बच्चे? u। बेटा सुनना, यहां से हम निकालेंगे सूत्र। यहां से हम क्या निकालेंगे बच्चे? सूत्र, जो कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वस्तु का इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मतलब प्रारंभिक मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इनटू में इसका वेग, और वेग कितना है बच्चे? u1। मैं ना मानूं, मैं तो ठहरा शरारती आदमी, मैंने लगा दिया इस पर धक्का मतलब बल। जैसे ही मैंने बल लगाया ना, तो ये जो वस्तु थी ना, इस वस्तु ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया। कैसा परिवर्तन कर लिया? मतलब आकार नहीं बदला, आकार तो नियत रखेंगे अपन। इस वस्तु ने अपने वेग को बढ़ा दिया, और बढ़ाकर क्या कर दिया? वेग को v कर दिया। अब जैसे इसने अपने वेग को बढ़ाया ना बेटा, जैसे इसने अपने वेग को बढ़ाया ना बच्चे, तो इसका मोमेंटम हो गया फाइनल संवेग। क्या हो गया बच्चे? अंतिम संवेग मोमेंटम मतलब p, संवेग मतलब p, और f मतलब फाइनल। तो अब इसका क्या हो गया मोमेंटम बच्चे? m और v। क्या हो गया बच्चे? इसका मोमेंटम m और v। क्या हो गया बच्चे? इसका मोमेंटम m और v। बेटा आगे समझते हैं। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो बल है ना, जो बल है ना बेटा, छोटा लिख दें, इसी पेज पे सारा समाप्त हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है बेटा, जो बल है ना बेटा, ठीक, बल है ना समानुपाती होता है संवेग में जो परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा बेटा? संवेग में परिवर्तन बटे समय के, ठीक है। बटे में मतलब संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, ठीक है। अब बच्चे देखो, बल अपनी जगह है भाई। बेटा सुनना ध्यान से, परिवर्तन कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज में परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। कैसे निकालोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम संवेग, ठीक है, क्या बच्चे? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। किसी भी वस्तु में अगर हम परिवर्तन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बच्चे? अंतिम संवेग बटे में प्रारंभिक संवेग। ऐसे ही तो निकालोगे परिवर्तन, ठीक है। और बट्टे में क्या चल रहा है बच्चे? समय। बट्टे में क्या चल रहा है बच्चे? समय, ठीक है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ठीक बेटा, देखना ध्यान से, यहां से चीजें चेंज होती हैं। तो बेटा ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र को मैं बदल रहा हूं। तो बल मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स। बल मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? फोर्स। फोर्स समानुपाती है, किसके समानुपाती है? अंतिम संवेग। और अंतिम संवेग क्या है बच्चे? pf। और इनिशियल क्या है बच्चे? प्रारंभिक क्या है? pi। क्या है बच्चे यहां पर? दैट इज pi। और अपॉन में समय का क्या हो गया बच्चे? t। समय का क्या हो गया बच्चे? t। अच्छा देखना ध्यान से, कैसे चीजें बदलेंगी बेटा। देखो f अपनी जगह है, मैं मान पुट कर दूं pf का, तो याद करो pf का मान क्या था? v, ठीक है। और मैं pi का मान पुट कर दो, pi का मान क्या था? mu। और अपॉन में समय का क्या चल रहा है बच्चे? t। सुनना, एक शब्द को सुनना। तो f बराबर, यहां बराबर नहीं, अभी बराबर तो बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब m हटा, m क्या ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बच्चा बच्चे? v माइनस u बटे में समय, ठीक है। v माइनस u बटे में समय।
v माइनस यू बटे में समय, v माइनस यू बटे में समय, v माइनस यू बटे में समय। अरे v क्या है भैया? अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग। ठीक है, v क्या है बच्चा? अंतिम वेग। v क्या है बच्चा? अंतिम वेग। और u क्या है बच्चा? प्रारंभिक वेग। u क्या है बच्चा? प्रारंभिक वेग। ठीक है बेटा, v क्या है? अंतिम वेग, और u क्या है? प्रारंभिक वेग। और बट्टे में क्या पुट कर दिया? समय। बट्टे में क्या पुट कर दिया? समय। अरे अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बटे समय, ये कुछ याद दिलाता है, ये कुछ याद दिलाता है, और ये यादें हैं त्वरण। ये यादें क्या है बच्चे? त्वरण। और इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एक्सेलरेशन, अर्थात ए। तो जब भी त्वरण 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 की बात होगी तो अंतिम वेग मतलब v, प्रारंभिक वेग मतलब u बटे में t। अधिक जानकारी के लिए एक बार गति वाले लेक्चर को ध्यान से देखें, वहां पर आपको सारी बातें बताएंगे। अब बेटा सुनना ध्यान से। तो f प्रोपोर्शनल m, ये संवेग, सॉरी, ये वेग में परिवर्तन की दर है, ये वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया बच्चे मैंने? a। यहां से एक बहुत प्यारा सा सूत्र हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है? एफ प्रोपोर्शनल एम ए। अब अच्छा देखो, न्यूटन साहब जो है, न्यूटन साहब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को करते करते उन्होंने बल का सूत्र दे दिया, एफ प्रोपोर्शनल एम ए। अब वो प्रोपोर्शनल हटाकर, आप जानते हो हम नियतांक हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और यहां पर कांस्टेंट क्या लगाया बच्चे? के। ठीक है, कांस्टेंट क्या लगाया बच्चे? के। अब बड़ा कंफ्यूजन था, ये के क्या है, के क्या है, के क्या है। बहुत सारे वैज्ञानिक के को बताने की अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आज मैं आपको के का बड़ा अच्छा एग्जांपल देकर बताता हूं, आपको समझ आएगा सारी बातें। ठीक है भाई, एग्जांपल है, इसको सच्चाई से मत जोड़ना। अब बच्चे देखो, के जो है ना, के एक नियतांक है जो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर? माध्यम पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चे? माध्यम पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चे? माध्यम पर। तो के एक नियतांक है जो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर बच्चे? माध्यम पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है बच्चे? माध्यम पर। ठीक है, अब कैसे माध्यम पर डिपेंड करता है? कैसे माध्यम पर डिपेंड करता है बेटा? सुनना ध्यान से। कैसे? मान लो आपकी लड़ाई हो गई आपके किसी दोस्त से, आपकी लड़ाई हो गई आपके किसी दोस्त से। ऐसा करना मत, सिर्फ मजाक है, ऐसा करना मत बच्चे, लड़ना बहुत बुरी बात है, बिल्कुल नहीं लड़ना। आपने एक दिया आपके दोस्त को, धड़ाम, आपने एक दिया तो उस दोस्त के गाल पर पड़ा और दोस्त घूमकर सीधा हो गया। आपने ऐसे दिया था ना, मारा था, वो क्या था? वो क्या था बच्चे? वो क्या था बच्चे? बल था। चलो ये एग्जाम्पल हटा देते हैं, ये आपको गलत चीजें सिखा रहा है, ये गलत बात है, ये नहीं है। मान लो एक फुटबॉल रखी हुई है, मान लो ये एक फुटबॉल है, यहां देखो ये एक फुटबॉल है, ये रही एक फुटबॉल। ठीक है, आपने इस फुटबॉल पर किक मारना है, आपने इस फुटबॉल, तो आप यहां से पैर लाए, अपना जूता पहना हुआ जो पैर होगा, ठीक है, वो पैर लाए और आपने दी एक किक मिलाकर। ठीक है, तो फुटबॉल आगे बढ़ गई, फुटबॉल आगे बढ़ गई। ठीक है बच्चे, अब आपने जब पैर मारा था ना, तो फुटबॉल और आपके बीच क्या थी? हवा थी। आपके बीच क्या थी? हवा। अब मैंने यहां पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, अब आप किक मारो। ठीक है, अब आप अपने पैर से किक मारोगे ना, तो ये फुटबॉल इतनी भी नहीं बढ़ेगी। क्या बोला आपने? बल उतना ही लगाया, आपने जान उतनी ही लगाई, लेकिन फुटबॉल फिर भी आगे कम बढ़ी। अर्थात फुटबॉल कितनी आगे बढ़ेगी, फुटबॉल पर कितना बल लगेगा, यह बात डिपेंड करता है मेरे पैर और फुटबॉल के बीच में क्या है। मेरे पैर और फुटबॉल के बीच में क्या है? अर्थात वस्तु जिस पर बल आरोपित करना है वो, और वो वस्तु जो बल आरोपित कर रही है। देखो बेटा ध्यान से, मैं इस हाथ पर ऐसे पंच करूं तो मुझे चोट लग रही है, मतलब कुछ ना कुछ बल आरोपित हो रहा है। अब मैं क्या करूं, ये इन दोनों के बीच में ये बोतल रख ली, तो इस बल का मान इस हाथ पर लगने के लिए परिवर्तित हो गया। अब बल का मान थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, तो बल पूरी तरह से निर्भर करता है कि इस जिस पर बल आरोपित करना है वो, और जो बल आरोपित कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है। जिस पर बल आरोपित करना है वो और जो बल आरोपित कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या है। तो बल और बल आरोपित होने वाली वस्तु के मध्य जो माध्यम होता है ना, उस माध्यम पर डिपेंड करता है क्या बच्चे? बल का मान। अर्थात यहां पर के क्या है? एक मात्रक है, जो के क्या है? एक नियतांक है, माफ कीजिएगा मात्रक निकल गया मुझसे। ठीक है, के क्या है? एक नियतांक है, और इस के का मान माध्यम पर निर्भर करता है। और अगर हम बात करें वायु की, तो के का मान क्या होता है बच्चे? के, क्योंकि के का मान क्या होता है बच्चे? एक, क्योंकि सारा का सारा बल वायु में, अगर हम किसी वस्तु पर वायु में बल लगाते हैं तो पूरा 100% बल उस वस्तु पर लग जाता है, इसलिए के का मान क्या हो जाता है? 1।
अगर 100% से 200% लग जाता तो K का मान 2 हो जाता। अगर आधा मैं किसी एक वस्तु पर बल आरोपित कर रहा हूं, अगर माध्यम आधा बल कम कर दे तो K का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो फोर्स का मान कि जिस वस्तु पर बल आरोपित होना है उस वस्तु पर लगने वाले फोर्स का मान पूरी तरह से निर्भर करता है कि जिस वस्तु पर बल आरोपित करना है वो और जो वस्तु बल आरोपित कर रही है उन दोनों के बीच माध्यम क्या है। तो वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो F = ma। सारी लड़ाई सारी मेहनत इस फॉर्मूला के लिए थी, F = ma। अगर आपको ये फॉर्मूला आया है, अगर आपको ये फॉर्मूला कहां से आया ये बात समझ आई ना बेटा, तो यकीन मानो आज का लेक्चर सक्सेस हो गया। जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा देता है और दूसरा नियम आपको बल का सूत्र देता है बेटा। अगर आपको ये बात समझ आई ना तो आज की मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। और अगर ये सूत्र कहां से आया ये बात समझ आई ना तो फटाफट लिख देना कि हाँ सर बल आ गया है और हम उसके बारे में जान गए हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर बल आ गया है, बल को हम नाप सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो ध्यान से, ठीक। अब बल का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। अच्छा, प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, या फिर जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, या फिर बाल लिखा हुआ है, ये बल है बेटा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, बाल के प्रभाव को समझाने में सहायक है, या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। इसका आंसर मैंने कहीं ना कहीं इस लेक्चर में बोला हुआ है और ये आपका आंसर है होमवर्क में, और इसे चैट में पोस्ट करेंगे, इसे आप चैट में पोस्ट करेंगे बेटा, याद रखना। तो दो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, या फिर जड़त्व के नियम से तो नहीं जाना, इतनी हिंट मैं दे देता हूं, और ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी नहीं जाना जाता। तो पहला और तीसरा ए और सी में से कोई ना कोई एक सही जवाब है, इसका जवाब आप दे देना बेटा। ठीक है, अब बच्चे देखो ध्यान से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस रूप में जाना जाता है? समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम से जाना जाता है? तो इसमें कोई दोराहा नहीं है, इसमें कोई चिंता नहीं है, इसमें कोई परिभाषा नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि ये गति का दूसरा नियम कहलाता है बेटा। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है बल का मात्रक, जो कि क्या है बच्चे, बल का मात्रक। ठीक है, हम क्या बात करेंगे बच्चे, बल के मात्रक की, के बल का मात्रक होता क्या है, बल की यूनिट क्या होती है बेटा, एक एक करके सारी बातें करेंगे। सबसे पहली यूनिट, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, सबसे पहली यूनिट, बल की जो पहली यूनिट होती है ना बच्चे, वो होती है न्यूटन। क्या होती है बच्चे, बल का सबसे अच्छा मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि बल के बारे में न्यूटन साहब ने ही डिस्क्राइब किया था। बल का जो सूत्र है, बल की जो परिभाषा है, न्यूटन सर ने दी थी, और जब न्यूटन सर ने बल की परिभाषा के बारे में बताया ना बेटा, तो उन्हीं के नाम पर बल का मात्रक रख दिया गया। इस संसार में जब तक बल की बात रहेगी न्यूटन सर का नाम जरूर रहेगा। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है ना, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने बल का मात्रक न्यूटन रख दिया, जिसे इंग्लिश के अल्फाबेट एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चे कई बार ऐसा हुआ है कि बल की परिभाषा पूछी गई है, बल के मात्रक न्यूटन की परिभाषा पूछी गई है, तो सूत्र क्या है बच्चे, F = ma। F = क्या है बच्चे, ma। ठीक है, अब यदि द्रव्यमान, किसी वस्तु पर द्रव्यमान 1 kg हो, किसी वस्तु पर द्रव्यमान कितना हो, 1 kg, और उस पर मैं बल लगाऊं, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा, तो वो त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है ना 1 मीटर/सेकंड हो, तो इस स्थिति में बल कितना होगा बच्चे, 1 न्यूटन। तो अब मैं परिभाषा बोल रहा हूं, मैंने लिखी नहीं है, मैं बोल रहा हूं बच्चे। तो 1 न्यूटन उस बल के मान को कहते हैं जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर/सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चे, 1 न्यूटन बल का वह मान है जो कि 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर/सेकंड का क्या उत्पन्न कर दे बच्चे, क्या उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बड़ा अच्छा था। अब बल का एक और मात्रक, ये जो मात्रक होता है ना बच्चे, ये मात्रक होता है एसआई पद्धति में, ये बड़ा मात्रक होता है, या फिर है ना ये वाला मात्रक होता है, ये जो kg मीटर/सेकंड, ये एमकेएस में होता है। और दूसरा मात्रक, ठीक है बच्चे, ये जो हम दूसरे मात्रक की बात कर रहे हैं, ये होता है सीजीएस में, और बल का सीजीएस में मात्रक होता है डाइन। क्या होता है बच्चे, बल का दूसरा मात्रक डायन। अब ये डाइन थोड़ा छोटा मात्रक होता है, बल का छोटा, कितना छोटा होता है अभी मैं आपको बताता हूं। अब बल का सूत्र क्या कहता है, बल का सूत्र कहता है F = ma। अब यदि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हो जाए 1 ग्राम,
कितना हो जाए बच्चे 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की वस्तु पर आप बल लगाओ और 1 ग्राम की वस्तु पर जो बल लगा दे वो 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो इस स्थिति में बल कितना होता है बच्चे? ये बल होता है 1 डायन। ठीक है बच्चे, 1 डायन। याद रखना एक बात, ये बात याद रखना कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। अगर आपको 1 न्यूटन और डायन में संबंध पूछा जाए ना बेटा, तो ये वैल्यू याद रखना, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, क्लियर? क्लियर, सारी बातें क्लियर यहां तक? अगर क्लियर है ना, तो वैसे लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है। मेरी आदत है कि मैं देखता हूँ क्लास की तरफ, यार लाइव क्लास में बच्चों ने क्या बोला। तो बच्चे अगर क्लियर है ना तो थम्स अप लिख देना। बच्चे आज की सारी बातें मैंने ना मस्ती करी ना कुछ करी, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सीरियस था यार। आज का टॉपिक मैं बहुत सारी मस्ती कर सकता था, बहुत सारे अजीब अजीब एग्जाम्पल देकर समझा सकता था, लेकिन आज का टॉपिक सीरियस था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ना ज़्यादा चिल्ला चोट करी, बस सुकून। आप पुरानी क्लास में देखना कितनी चिल्ला चोट कर, लेकिन नहीं, आज बड़े सुकून से पढ़ाया। कारण क्या है? इंपॉर्टेंट बात को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। ठीक है बेटा? तो भाई अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड की गति का क्या कारण है जो प्रारंभ में आराम की स्थिति में हो। तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी पिंड की गति क्यों होती है पहले जो आराम कर रहा था। तो भाई देखो, आराम से गति में लाने के लिए, विराम से गति में लाने के लिए एक वस्तु, एक भौतिक स्थिति, एक मान जो हम लगाते हैं उस वस्तु पर, वही उसका सही जवाब होता है। और सही जवाब आप देंगे बच्चे कहां पर? कमेंट में। ठीक है, अब बच्चे आज की क्लास यहीं खत्म होती है बेटा। एक मैं अपनी तरफ से एक बात बोलकर जा रहा हूं बेटा। ठीक है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद कर सको। मदद का मतलब ये नहीं कि उनको बंगला बना के दे दो, मदद का मतलब ये नहीं होता कि आप कार दे दो, मदद का मतलब जो भी संभव हो आप उसकी मदद कर सको। यार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पास है, लेकिन वो चीजें किसी और के लिए सपना है बेटा, तो क्यों ना उन सपनों को पूरा करने के लिए हम उनकी मदद करें। एग्जाम्पल के लिए आप सारे 9th क्लास में हो, आपने 8th क्लास पास करी है, ईश्वर सबको खुशियां दे। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो कोर्स नहीं खरीद पाता, तो अपनी किताबें दे दो बेटा, वो आपके लिए अनुपयोगी हैं, आप उनको वो किताब दे दो। चलो ये भी नहीं कर सकते, मान लो आपका मित्र जो कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, आप उसकी मदद कर दो, आप उसको पढ़ा दो बेटा, उससे 10 गुना ज्यादा आपका फायदा होगा, उससे 10 गुना ज्यादा आपका रिविजन होगा बेटा। ठीक है, तो हमेशा लोगों की मदद करो। यदि आप लोगों की मदद करते हो ना, तो वो 100 गुना आपकी तरफ होकर आती है बच्चे। बी अ हेल्पिंग हैंड ऑलवेज, यही जिंदगी का नियम है और यही जिंदगी की खुशी का नियम है बच्चे। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में विद सेम एनर्जी, विद सेम एंथुसियाज्म। शर्त इतनी है कि बस आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल मेरे बच्चों। बाय बाय मेरे उदय के बच्चों, बाय बाय।